Hello everyone, my name is Saklan Mushtaq. I am a student of Aligarh Muslim University. My roll number is 20 CNB 014. My enrollment number is GM 3673. My main subject is Chinese. Today I am going to discuss our syllabus unit number 4. So let's begin. तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 4 जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज़ एंड द एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सोशल इशू एंड द एनवायरनमेंट। तो जैसा देखा जाए कि इन्वामेंट को जो ख़तरा है वो अर्लीज़ 90s 50s और 60s से ही देखा जा चुका था, जब हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, जिसके वजह से इन्वामेंट को बड़ा थ्रेट हुआ। तो जो भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको सही करने का ज़िम्मा लिया, जिसमें बहुत सारे इन्वामेंट में चैलेंजेस थे, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल कंटामिनेशन। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, उसके बाद सॉइल कंटामिनेशन, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इन सब के बढ़ते ख़तरों को देखते हुए यहाँ पे एक्चुअली एक तरह से ग्लोबली कंसर्न होकर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बारे में भी एक रिपोर्ट थी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा इन्वायरमेंट लॉस हुआ, इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत सारी स्टार्ट हुई, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। बाकी फिर जो व्हीकल्स जो इमिट कर रहे थे जो कार्बन, उसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फिर हमने केमिकल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे हमारा सॉइल डिग्रेड हुआ और अल्टीमेटली हमारा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हुआ। तो ये एक ओवरऑल व्यू है ऊपर से। चलिए हम चलते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पहले बात करेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज़ है जो है ब्रundtland रिपोर्ट। क्या है ये चीज़? देखिए, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई थी 1987 में, ठीक है। और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, बाय WCED, वर्ल्ड कमीशंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। एक्चुअली एक नॉर्वे के PM थे, जिनका नाम था GH ब्रुंटलैंड। इन्होंने इस रिपोर्ट को दिया था और ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो इन्होंने एक अपना डेफिनेशन दिया था कि मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इसको समझते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से, कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अगर प्रेजेंट में हमारे पास
जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर उसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, जनरली इसी को बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम ऐसा इसका इस्तेमाल करें ताकि उसका हम भी फ़ायदा उठा सकें और जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए वो शॉर्टेज ना हो, और इससे इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो बेसिकली यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में या इसके पिलर्स के बारे में। तो जो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट थी, तो इसमें जनरली 3 पिलर्स को हाईलाइट किया गया, 3 पिलर्स। इसको आप कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो। जिसमें पहला था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा था सोशल इक्विटी। ये 3 पिलर्स थे इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ठीक है, फर्दर हम आगे चलते हैं, उसमें बात करेंगे हम लोग कि जनरली देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि जिसमें से 3 गोल्स इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को लेकर है। इनमें से 17 में से 3 गोल्स ऐसे हैं जो ख़ास इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए। और वो 3 गोल्स कौन कौन से? पहला है क्लाइमेट एक्शन, मतलब जो आज हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, बेसिकली इसके ऊपर था। दूसरा था लाइफ बिलो वाटर, जो ओशियन के बेड्स हैं या फिर रिवर के बेड्स हैं, उन पे जो लाइफ है उनको थ्रेटन है, तो उनको कैसे हम बचा सकते हैं, है कि नहीं, उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। और तीसरा था लाइफ ऑन लैंड्स। ये 3 जो गोल्स हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी को लेकर है 17 गोल्स में से। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट, और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2 टॉपिक पे हम लोगों ने बात करा। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को जानेंगे। तो इसका सिंपल सा एक डिफिनेशन है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रेफर्स टू एक्सेस आउटपुट या डिस्चार्ज ऑफ एनी मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट इन अमाउंट विच आर हार्मफुल इनफ फॉर ह्यूमन अदर लाइफ फॉर्म्स। तो अगर हम लोग कोई भी पॉल्यूशन अगर हम इन्वायरमेंट में अगर हम उसके अमाउंट से ज़्यादा डंप करते हैं, चाहे वो आजकल अगर देखेंगे तो उस पॉल्यूशन के वजह से हमारा एयर क्वालिटी ख़राब हो रहा है, उसके वजह से हमारा जो ओशियन और जो रिवर का जो लाइफ है, जो फ्रेश वाटर लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो बेसिकली इन सब को कंबाइन करके हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन अगर सिंपली मैं डिफाइन करूं तो इट इज़ डिफाइंड एज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। समझते हैं डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिग्रेडेशन ऑफ
वाटर क्वालिटी मतलब जो वाटर का जो जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर देना, अनसेफ हो जाता है, अगर वो अनयूजेबल हो जाता है वो, ठीक है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम अगर हम वाटर को डिग्रेड करते हैं तो सिर्फ किसी ख़ास पार्टिकुलर वाटर सोर्स को टारगेट करते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर को भी डिग्रेड कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं। और जो ग्राउंड वाटर है कहीं ना कहीं हम लोग उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को भी हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सरफेस वाटर में ले लिया जाए कि हम लोग सरफेस वाटर में किस सोर्स को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो सरफेस वाटर में पहला है रिवर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, लेक्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, स्ट्रीम्स धाराएं स्ट्रीम्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, कैनाल्स उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, वेटलैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये सब जो सरफेस पे वाटर हैं उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सरफेस पे वाटर पॉल्यूट होता कैसे है? सरफेस पर जो वाटर है उसका पॉल्यूट होने का बेसिकली रीज़न है कि हम लोग आजकल का आजकल का जो अर्बनाइजेशन है, जिसके वजह से बहुत सारा वेस्ट निकलता है जो डायरेक्ट सरफेस वाटर में जाकर मिलता है और जो उसको कंटामिनेटेड बनाता है। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट है, बहुत सारा हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके वजह से ये कंटामिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन रीज़न है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंडस्ट्री एक मेन रीज़न है। इंडस्ट्री से हार्मफुल केमिकल्स जो कि बगैर ट्रीटेड, उसको बगैर कहते हैं क्लीन किए हुए आप डायरेक्ट डंप करते हो ओशियन में, रिवर में। और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल कहा जाए तो यमुना रिवर, जो दिल्ली जो शहर है जो किनारे बसा हुआ है, तो आज वहाँ पे यमुना रिवर बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ दिस। गंगा रिवर को ले ले, वो भी पॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ दिस, है कि नहीं। उसके बाद अगला है कि ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, वो तो ज़मीन के अंदर है, फिर वो पॉल्यूट कैसे हो रहा। तो सबसे इसका ये है सोर्स कि जब सीपेज होता है, ठीक है, अगर वाटर पहले ही से, क्योंकि सरफेस वाटर ही तो सीपेज होकर मतलब क्या उसको उसको बोलते हैं कि वो मतलब एब्जॉर्ब होकर वो ग्राउंड में जाएगा। तो अगर वो सरफेस वाटर ही हमारा ट्रीटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर सरफेस वाटर में एसिड की मात्रा हो गई, किसी केमिकल की मात्रा हो गई, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाके आपको पॉल्यूट करेगा, आपके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, कंटामिनेटेड करेगा, ठीक है। अगर सॉल्ट वाटर मिक्सअप हो जाए तो उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है, उससे भी आपका जो ग्राउंड वाटर जो फ्रेश वाटर है वो अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वाटर को पॉल्यूट करने वाले कौन कौन से मटेरियल हैं, तो सबसे पहला है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उससे हमारा वाटर जो होता है कंटामिनेट होता है, ठीक है। बहुत सारे पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया जो वाटर में पनपते हैं तो वो कंटामिनेट उसको करते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, लाइक फॉस्फोरस, ठीक है, एसिड्स जिसको कंटामिनेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जो है वो कंटामिनेट करता है। जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर देखा जाए तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहाँ से ये वेस्ट निकलता है, जिसको डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट वाटर में डंप करते हैं, जिसकी वजह से वाटर हमारा पॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। कुछ हैवी मेटल्स भी हैं, हैवी मेटल्स जैसे सिलिकॉन, ये सब ऐसे हैं जो पॉल्यूट करते हैं वाटर को। इससे क्या होता है,
इससे जनरली ये होता है कि जो वाटर का इसका इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ये है कि इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यही है कि आपको ये पॉल्यूट हो, ये इकोसिस्टम को, जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो या फिर एक्वेटिक आप कह सकते हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसको ये डिस्टर्ब करेगा, इसको ये अनबैलेंस करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका यही इफ़ेक्ट है कि इकोलॉजिकल चेंज हमको देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकल चेंज या फिर इकोलॉजिकल डैमेज, ये देखने को हमको मिलेगा पहला। उसके बाद ये डिजीज़ कॉज करेगा, जनरली वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक कॉलेरा, कॉलेरा ये कॉज कर सकता है। ठीक है, लाइक हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस, इस तरह के डिजीज़ आपको हो जाएंगे। बहुत सारा हेल्थ डिसऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कैंसर। अगर रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वाला पानी अगर आप पीते हो या आप यूज़ में लाते हो तो आपको कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो हम देख सकते हैं। इसका इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप जो भी वेस्ट इंडस्ट्री से आ रहा है उसको आप वेल ट्रीटेड, आप उसको प्योरीफाई कर कर उसको आप डंप करें। ठीक है, या उसको ऐसी जगह डंप करें जो वाटर से कांटेक्ट में ना आ सके, नॉर्मल पॉपुलेशन से वो कांटेक्ट में ना आ सके। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें, मैन्योर पे शिफ्ट हो जाए। तो ये सब कुछ मेजर हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सेकंड है हमारा, जो सेकंड पोल्यूशन है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन अगर इसका डेफिनेशन की बात करें आप, तो जो एयर में जो भी स्मॉल पार्टिकल्स, जो कि अनहेल्दी हैं, जो एयर को कंटामिनेट करते हैं, उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है इंडोर एयर पोल्यूशन, एक होता है आउटडोर एयर पोल्यूशन। बस, लेकिन आगे अगर चलेंगे तो एयर पॉल्यूटेंट, यहाँ पे एक टर्म आता है एयर पॉल्यूटेंट, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो एयर पॉल्यूटेंट जो कि एयर को ख़राब करता है, एयर को गंदा करता है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए। पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कौन आ जाएगा? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली एयर में इमिट होता हो, डायरेक्टली एयर में जाकर मिलता हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब ऐसे हैं जो डायरेक्ट एयर को कंटामिनेट करते हैं, एयर को गंदा करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जो होते हैं, these are produced through reaction between primary pollutant and normal atmospheric compound। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं और जो एटमॉस्फेयर में जो कंपाउंड पहले से मौजूद है, ठीक है, उसके बीच में जब रिएक्शन होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर ये ख़तरा बनता है, जैसे ओजोन, जैसे स्मोक एट्सेट्रा। ये हुआ एयर पॉल्यूशन। अगर हम मेनली एयर पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगराइज किया, तो जनरली इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें आप सल्फ़र डाइऑक्साइड आ सकता है मेजर पॉल्यूटेंट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड आ सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ सकता है। ठीक है, ये सब और
कुछ हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इजीली एयर के कांटेक्ट में आने से वेपराइज हो जाते हैं और जो एयर को कंटामिनेट करते हैं, एयर को ख़राब करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, एयर को ख़राब करते हैं, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। तो इससे होता क्या है आखिर, अगर ये एयर हमारा पॉल्यूट होगा तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट क्या है इसका? इफ़ेक्ट इसका डायरेक्टली हमारे हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, आज अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली जो है वो वर्ल्ड के वर्स्ट सिटी में आता है एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग। एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये वर्स्ट सिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो बहुत ही गंदा है, ख़राब है, बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इससे क्या होता है, इससे जनरली आपको लंग्स रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं, लंग्स रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकते हैं, लाइक अस्थमा, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, आपके डायरेक्ट हेल्थ में प्रॉब्लम करेगा। जनरली अगर आप इस टाइप के एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो आपके आँखों में इचिंग हो सकता है। ठीक है, आँख में जलन हो सकती है, इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रहा हमारा बेसिकली एयर पोल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगला है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन सॉइल विच इज़ हायर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन। अगर ज़मीन यानी लैंड जिस पर हम रहते हैं, ज़मीन बनती है किससे? सॉइल से बनती है। ज़मीन है तो सॉइल भी होगी, और अगर सॉइल में केमिकल की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी, तो क्या होगा? हमारा लैंड पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, जनरली जो लैंड पोल्यूशन होता है वो हम अर्थ के सरफेस को पॉल्यूट करते हैं, अर्थ के सरफेस को पॉल्यूट करते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस को पॉल्यूट कर रहे हैं तो जो हम लोग वेस्ट मटेरियल अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो लैंड है वो पॉल्यूट होता है। इसके लिए जनरली अगर हम बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन एलिमेंट जैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उसके वजह से क्या होता है? हमारा लैंड डिग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हम बगैर ही ऐसा ही कहीं पे भी डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लैंड पॉल्यूट होता है। और इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? अगर लैंड हमारा पॉल्यूट है तो इफेक्ट देखने को मिलता है कि आपका सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज होगा, सॉइल फर्टिलिटी डाउन होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपका लैंड का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑन आवर ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा ऊपर की ज़मीन अगर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें केमिकल्स मिले होंगे, तो अगर कभी बारिश होती है तो वो केमिकल्स उसके साथ में सीपेज होकर अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, जिसके वजह से हमारा ग्राउंड वाटर अफेक्ट होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात है कि जो भी हम कचरा निकालते हैं, जो भी हम ट्रैश यानी कि कचरा निकालते हैं, उसको हम प्रॉपरली डंप करें किसी ऐसी जगह पर ताकि वो लैंड पॉल्यूशन ना करे आसपास के एरिया में। ठीक है, जनरली हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल ईजिली डिग्रेड होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो इससे दो फ़ायदा होगा। एक, लैंड पॉल्यूशन भी कम होगा, वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा, ये दो चीज़ हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्लास्टिक्स को यूज़ नहीं करना है। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स एज मच एज यू कैन। बिल्कुल, प्लास्टिक्स को हम लोग
यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, और हम लोग को यूज़ क्या करना है, हम लोग को बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसके सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंटल एज अ होल मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, सबसे पहली बात है कि ये सदियों से हो रहा है। ठीक है, आज जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसको हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ये डिग्रेड हो रहा है, कैसे ये मतलब ख़राब हो रहा है, कैसे ये इसका मतलब वैल्यू कम रहा है। पहला इसका कारण है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो हम लोग रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ज़्यादा लैंड इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हम लोग फॉरेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जिसके वजह से ज़्यादा हम लोग बेसिकली नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अगला मेन है इसका वजह पॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अगला वजह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अगला वजह है। पेड़ों को हम काट रहे हैं, अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, सॉरी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग काट रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि हम लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन एक कारण है, शहरीकरण। ओवर कंजम्पशन, किसी भी रिसोर्स को हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले ही बात अभी हम बताए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग लेके चलना है, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बची रहें। तो ये है कुछ कॉजेज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, इल इफेक्ट ऑफ फायरवर्क्स। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन और उसके हेल्थ पर। सबसे पहली बात है कि फायरवर्क्स कॉज एक्सटेंसिव एयर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा ये क्या है, एक्सटेंसिव एयर पोल्यूशन। एक्सटेंसिव एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इसका होता है इससे। तो एयर पोल्यूशन अगर सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी ख़ास बात यह है कि समय कम लगता है, इन शॉर्ट स्पैन, कम समय में ज़्यादा पोल्यूशन। अगर कभी कोई फायरवर्क्स का अगर कोई त्यौहार आता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो एयर क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है, और इसका असर साफ आप बड़े बड़े शहरों में देख सकते हैं। ठीक है, और जब ये हम लोग फायरवर्क्स चलाते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिन मटेरियल रिलीज़ होता है एयर में, हार्मफुल केमिकल्स, स्मोक, ये सब एयर में जाते हैं, जो एयर के क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है फायरवर्क्स का। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है कि स्मोक हो जाता है, हेज़ हो जाता है। हेज़ मतलब चारों तरफ मतलब वो विजिबिलिटी साइट कम होता है, आप देख नहीं सकते हो ज़्यादा दूर तक, चारों तरफ आपको पॉल्यूशन ही दिखेगा इसके वजह से, और जो हमारे हेल्थ पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। जैसे हमें कफिंग हो सकता है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ
ब्रेथ। ठीक है, अगर आपको अस्थमा अटैक भी आ सकता है, अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं तो आपको अस्थमा अटैक भी आ सकता है। मेजर केसेस में जब ये चीज़, जब ये फायर वर्क्स का जो यूज़ है वो आप अगर ज़्यादा करते हो, अगर अपने आप लोकेलिटी में, तो मेजर आपको हार्ट अटैक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक भी देखने को मिल सकता है। तो जनरली ये इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पर डालता है फायरवर्क्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको एक चीज़ को मानना पड़ेगा, गो ग्रीन। गो ग्रीन मतलब आपको इको फ्रेंडली फायरवर्क्स चलाने होंगे। ठीक है, अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो आपको इको फ्रेंडली फायरवर्क्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पेपर से बने होते हैं, और जो बर्स्ट होने पर केमिकल रिलीज़ नहीं करते, या करते भी हैं तो ना के बराबर करते हैं, जिससे आपके इन्वायरमेंट को उतना ख़तरा नहीं है। लेकिन आप इसको भी अवॉइड करें, है कि नहीं? क्योंकि इससे अगर ठीक है आपका अगर एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, पर इससे नॉइज़ पॉल्यूशन तो हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको भी आप अवॉइड करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा इल इफेक्ट ऑफ फायरवर्क्स और उसके इम्पैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे और ह्यूमन के हेल्थ पे। अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे कह सकते हैं? जनरली राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, सब मान के चलते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ये वन ऑफ द फैक्टर है, ये वन ऑफ द फैक्टर है। और फैक्टर क्या है? तो इसका सिंपल एक डिफिनेशन मैं बताऊंगा। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन मीन स्टेट ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा सबसे पहली बात है, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट और वेदर में कंफ्यूज नहीं होना है। वेदर जो हमारा डे टू डे फिनोमेना है, क्लाइमेट जो है वो 10 साल 20 साल में अगर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे राजस्थान क्या है, वार्म जगह है, तो वहाँ की क्लाइमेट वार्म है। ठीक है, तो टेम्परेचर में, विंड में, प्रिसिपिटेशन में अगर हम कोई बदलाव महसूस करते हैं, सम चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आज चेंज हो गया, ऐसा नहीं। इसको आप 10 साल या उससे ज़्यादा के अगर पैरामीटर्स पे नापोगे और उसमें अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है हमारे अर्थ के बिल्कुल शुरुआत से ही है क्लाइमेट चेंज। अभी इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज का रफ्तार जो है वो अभी इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसका एक वजह ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है जो अर्थ का, या तो वो कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर के, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं और हमारा ओशन राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। इसी में एक टर्म आता है ग्लोबल वार्मिंग। इसका सीधा कनेक्शन है टेम्परेचर से और टेम्परेचर के राइज से। और टेम्परेचर का राइज जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको एक गैस ज़रूर देखने को मिलेगा, वो है CO2। ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ नियर सरफेस एटमॉस्फेयर और ओशन। या तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज हो जाए या ओशन में टेम्परेचर राइज हो जाए। और ये ऐसा 1-2 सालों में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता, ये मैक्सिमम 30 साल या उससे ज़्यादा का पीरियड लेता है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग को एक मापदंड में हम उसको नाप सकते हैं। ठीक है, असल में इसके पीछे कारण ये है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कि कुछ ऐसे गैसेस हैं, जैसे CO2 मेजर गैस है, NO2, CH4, O3, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब गैसेस हैं जो अर्थ के मीन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं। और ये इन गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे मीन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं। जब सूरज निकलता है, जब सन निकलता है, तो सन का जो हीट है वो हमारा अर्थ ट्रैप करता है। लेकिन ट्रैप करने के बाद एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद
उसको वो रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये जो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो उसको ट्रैप करके वापस री रेडिएट कर देती हैं अर्थ की तरफ, और जिससे अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है, और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का खतरा भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या है कि CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अभी एज़ पर माई रिकॉर्ड 407 ppm इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अपने करोड़ों साल के सबसे पीक पर है। ऐसा देखने को जनरली मिलता नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या है, हम लोग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इम्पैक्ट है कि नेचुरल डिजास्टर आएगा। अगर क्लाइमेट के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, वेदर एक्सट्रीमीज़, मतलब कहीं पे ज़्यादा गर्मी, कहीं पे ज़्यादा ठंड, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा। सी लेवल राइज होगा। क्यों राइज होगा? अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस का स्लैब है, अगर वो मेल्ट करेगा टेम्परेचर के राइज होने से, तो जाहिर सी बात है वो जो पानी है, वो जो आइस का जो पानी है वो आके सी में मिलेगा, और सी का टेम्परेचर, इस सी का लेवल राइज होगा। आइस का थ्रेट आपको मुंबई पे देखने को मिल सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा अनुमान लगाया गया है 50 से 70 सालों के बीच में कि मुंबई का बहुत सारा जो इलाका है वो समंदर की चपेट में आएगा। ठीक है, इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जो ओशन या सी का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। ठीक है, और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मतलब भारी मात्रा में वहाँ से लोगों का पलायन होगा। अभी अभी जो क्लाइमेट चेंज है इसका इम्पैक्ट, या कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, आप कनाडा में देख सकते हो। वहाँ गज़ब की गर्मी पड़ी, बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई इसके वजह से। तो कनाडा एक कह सकते हैं, कनाडा भी इस चीज़ को झेल ही रहा है। चलिए, हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या है, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन क्या है, क्लाइमेट चेंज को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम रोक तो नहीं सकते बट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में शिफ्ट करना होगा। जैसे सोलर, टाइडल, विंड एट्सेट्रा। ठीक है, हमें कोल, पेट्रोलियम, इन सब पे निर्भरता अपनी कम करनी होगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को इमिट होने से रोकना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना होगा। मतलब पेड़ लगाना होगा। ये एक वजह है, ये एक हो सकती है कि आप थोड़े से क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हो। ठीक है, आपको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, लाइक अमेज़न जैसे फॉरेस्ट को रोकना होगा, जो हमारे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो उसको बचाना होगा। ये भी तेज़ी से कट रहा है, तेज़ी से इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और हमें एट लास्ट प्लास्टिक का यूज़ को रोकना होगा, या प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल को रोकना होगा, और हमें बायोडिग्रेडेबल पर शिफ्ट होना होगा। तो डेट्स ऑल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक है वो है वेरियस कंजर्वेशन लॉज। बहुत सारे ऐसे लॉ लाए गए हैं जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारे नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ लॉज हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए था। इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये था, जिसमें वाइल्ड लाइफ का पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड को रोकना था। ठीक है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये था, जो हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया, जो हमारा
नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाया गया था। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एक और फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ये सारे कुछ एक्ट हैं, कुछ लॉ हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लाया गया था। तो ये था मेरा यूनिट 4 का ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।